कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः वेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने अपने अभिभावकों, माता पिता के सहयोग से अपने ज्ञान में वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष पूर्व प्रेषित चलित छायाचित्र वर्णित पाठ सिल्वर वेडिंग भाग 3 वाचन, अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको सिल्वर वेडिंग पाठ के पृष्ठ नंबर 11 तक का वाचन अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज मैं वाचन अभिव्यक्ति भाग 3 के अंतर्गत आपके समक्ष पृष्ठ नंबर 12 के प्रथम गद्यांश से प्रारंभ कर इस वाचन अभिव्यक्ति को पाठ समाप्ति तक देने हेतु प्रस्तुत रहूँगा। तदुपरांत मेरे द्वारा इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर एक चलित छायाचित्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाएगी, जिसके माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने वाक्य विन्यास, अपनी भाषा में लिखने में समर्थ हो सकेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12। इससे पूर्व चलित छायाचित्र वाचन अभिव्यक्ति भाग 2 में हमने यशोधर बाबू जी के द्वारा पेज नंबर 11 में कही गई बात कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। तो चाहते थे कि समाज में उन्हें सम्मानित पद मिले जिस प्रकार से किसंदा को मिलता था, लेकिन यदि आदर्श समाज ही नहीं तो यह कैसे संभव है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि हर बार वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे हर बात में राय लें, लेकिन वो देखते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं। और उनके बेटों ने भी कई जगह उनसे कहा कि जिस बात को आप जानते ही नहीं हैं तो उसके बारे में हम आपसे क्या पूछें, जो कि गलत तर्क था। हमें पूछना चाहिए अपने माता पिता से। चलते हैं शेष भाग की ओर। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGSS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाके दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा। तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से वो 5:30 बजे दफ्तर रहते थे, उसके बाद मंदिर के बाद सब्जी मंडी से उसके बाद दूध लाना, राशन लाना, दवाइयाँ लाना और दालें लाना, अनेक प्रकार के जितने भी घरेलू सामान होते थे वे सब उन्हीं के द्वारा लाए जाते थे। वे चाहते थे कि मेरे बेटे मुझसे कहें कि लाओ ये सब चीज़ें हम ला देंगे। और यदा कदा कभी यशोधर बाबू ने जब अपने बेटों से कहा कि यह चीज़ तुम लाया करो तो वे बेटे क्या करते थे, आपस में ही एक दूसरे पर थोपाथापी करते रहते थे कि तू क्यों नहीं लाया, तू क्यों नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता था, घर में एक कोहराम मच जाता था और उन्होंने कभी भी वे इस बात को फिर दोबारा कहना नहीं चाहते थे, जिससे कि घर में कोहराम मचे। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। उन्होंने कहा कि जो है अब जब से वो कंपनी में विज्ञापन कंपनी में नौकरी लगी है, पैसा कमाता है, तो उसने अपने पिताजी से कहा, यशोधर बाबू से, तो आप नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। उन्होंने कहा माता जी को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। और आपने देखा कि नमक छिड़कना यानी कि और अधिक कुरेदना, घाव को अधिक और अधिक पीड़ा पहुँचाना। एक तो कह रहे हैं कि नौकर रख लो और तनख्वाह मैं दे दूँगा, यानी कि अपने पैसे का गर्व दिखाना। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे।
उनको यह भी लगता है कि बेटे को अपना वेतन पिता के पास रखना चाहिए हाथ में। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता। वे जानते हैं कि उसके हाथ में भी वेतन नहीं आता, बल्कि उसके अकाउंट में सीधे जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उन्होंने कहा कि पिता के साथ तो जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो पिताजी कि मैं आपके साथ जॉइंट अकाउंट खोल लूँ या मैं पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दूँ। इस पर बेटे को अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसों से करने को कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह, और उसके बाद यह कि नौकर रखने के लिए कह रहा हूँ ताकि मैं पैसा दूंगा, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ पैसे के लिए कि आप टीका टिप्पणी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है, और एक क्वार्टर भी जो था अपना बना लिया था कि ये कमरा भी मेरा है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है, यानी कि अपना वेतन भी वह इस घर पर अपने ढंग से खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार में, जिस प्रकार से उसे जो अच्छा लगता है वह लाते रहता है। कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा। यानी कि वो जानते हैं कि जब ये कहते हैं कि कमरा मेरा, सामान मेरा, टीवी मेरा, तो इसका मतलब नौकर रखेंगे, पैसा देंगे तो नौकर भी मेरा। हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। और घरवाली से कहते हैं बताओ हमारा क्या होगा, काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। उन्होंने कहा कि नौकर इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। यदि हमने नौकरों को कोई चीज़ सौंपी और वो कारोबार क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, यानी कि सुनने के बावजूद भी अनसुना कर देती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। पहले तो कहीं ना कहीं उसको चिढ़ लगती थी, लेकिन अब वो चिढ़ती नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े थे। उन क्या थे, अब वहाँ पर निर्माण चल रहा था, तो वे जो है सब्जी लाए और उन क्वार्टरों के जो मलबा था उसके ऊपर खुरदरे भाग से चलते हुए अपने क्वार्टरों के पास आए। उन्होंने देखा कि 3 ही क्वार्टर थे, जिनमें वो उनका था और अन्य उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए, और उन 3 में से केवल 1 वही रह रहे हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है वाईडी पंत, और उसमें बाहर लिखा था वाईडी पंत, यशोधर पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। उनको लगा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। उसका कारण ये था, क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। उन्होंने देखा कि बाहर कार खड़ी थी, जबकि ऐसा कभी नहीं था। स्कूटर खड़े थे, रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। उनका कारण क्या है, उन्हें पता ही नहीं था कि आज सिल्वर वेडिंग की पार्टी है। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। फिर उन्होंने देखा कि ये तो मेरा बड़ा बेटा भूषण है। इससे कार में बैठा कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। और वह क्या कर रहे थे, कोई साहब थे कार से, वो उनसे हाथ मिला रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी ओर से शुभकामनाएं देना अपने पिताजी को। यशोधर बाबू ठिठक गए और उन्होंने जब यह सुना तो रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा क्यों, आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा। उन्होंने अपने आप से पूछा कि क्या कारण होगा, क्यों हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। उन्होंने कहा पता नहीं क्या लड़के करते रहते हैं, यही जाने क्या माया है। उनको फिर भी पता नहीं कि आज सिल्वर वेडिंग की पार्टी हो रही है। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहब को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी भी कई महिलाओं के साथ खड़ी हैं, बाहर विदा कर रही हैं। लड़की जीन और बगैर बाहाँ का टॉप पहने, और लड़के देख जीन पहनी हुई है और बगैर बाहाँ का टॉप पहनी हुई है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो संभाव इम्प्रॉपर लगती है। और कई बार उनसे कहा भी था यह ड्रेस मत पहना करो, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। यानी कि देखो, अब पिताजी
कह रहे हैं, पति कह रहे हैं कि ये मत पहना करो, पिताजी कह रहे हैं ये मत पहना करो, लेकिन बेटी वही पहन रही है और पत्नी उसका समर्थन कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओंठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। तो उन्होंने देखा कि पत्नी भी होठों पर लाली और बालों पर क्या लगाया था, गजरा लगाए हुए थी, जो कि इस उम्र में यशोधर बाबू को असंतुष्ट लगती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उन्होंने देखा कि ये तो आधुनिक किस्म के नए लोग हैं, तो वो अभी थोड़ा रुक गए बाहर ही अंधेरे में। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। उनके बच्चों को हमेशा यह शिकायत है कि उनके पिताजी एलडीसी माने लोअर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि निम्न स्तर के जो क्लर्क होते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, अच्छे अधिकारियों में बैठना उन्हें पसंद नहीं है। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। जितने भी कार वाले लोग थे वो चले गए, तब वे क्या है, अपने क्वार्टर में आए। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। देखा कि भीतर पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ रिश्तेदार और उनके बेटों के मित्र बैठे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, एक तेज आवाज़ में कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे। उन्होंने कहा आज सिल्वर वेडिंग है आपकी और 8:30 बजे घर पहुँचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे कि मैं उनको बधाइयाँ दूँ, लेकिन आप इतने लेट आए। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी और हंसते उन्होंने कहा कि ये बताओ हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग होने कब से लगी है? मुझे तो पता ही नहीं था। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। तुरंत एक जवाब आया कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये कमा रहा है तब से ये सिल्वर वेडिंग हो रही है। और टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। और यह कौन था? चंद्रदत्त तिवारी, जो उनका भांजा लगता था। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। यानी कि उनको शिकायतें तो हैं, लेकिन बहुत उन्हें अच्छा लगता है कि लोग क्या है, कहीं ना कहीं यह समझते हैं कि ये क्या है, उनके साथ नहीं रहते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पॉक्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं। वो जानते हैं कि कोई एक साधारण बात नहीं है कि इतनी बेटा जो है उनका एक विज्ञापन कंपनी में, प्राइवेट निजी कंपनी में 1,500 रुपये माहवार ले रहा है, जो कि उनको अब रिटायरमेंट के समय मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनके बेटे में भी होगी। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि क्या हुई संभाव मेरी तो समझ में नहीं आता है, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मतलब चाहते हैं कि चलो इन सब के कारण उनको कहीं ना कहीं बड़ा आदमी तो माना जा रहा है, क्योंकि समाज में यदि दिखावा नहीं है, लोग आते जाते नहीं हैं, आप पार्टी नहीं करते, तो आपको समाज में अपनी प्रतिष्ठा आज के समय में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मिसाल के लिए जब बेटों के ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो संभाव रोटी जैसी लगती नहीं। तभी वह जानते हैं गैस ना होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। वे जानते हैं कि यहाँ जब उनका बेटा गैस लाया तो उनको लगा कि यह भी क्या है, असंतुष्टिजनक लगा उनको कि गैस की क्या ज़रूरत है, रोटियाँ अच्छी होती ही नहीं हैं। लेकिन उनको लगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनको चपरासी ग्रेड में उनकी तुलना की जाती, क्योंकि उनके चपरासियों के पास ही जो है सिलेंडर नहीं होता या गैस चूल्हा नहीं होता। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। और वो कहते हैं कि ये जो फ्रिज लिया है मेरे समझ में यही नहीं आता कि आज इसका क्या उपयोग। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, बासी खाना होता है उसको खाने अच्छी आदत तो नहीं है, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया। उनका मानना है कि खाना बना के रख दिया, शाम को खा लिया और शाम को फिर उसी को खा लिया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। वो कहते हैं पानी तक नहीं रख सकते पियो, तो क्या करते हैं, गला पकड़ता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि यदि किसी को ठंडा पानी पिला दो तो वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और क्या करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को संभाव इम्प्रॉपर ही लगी।
तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। उनको ताज्जुब होता है कि जिस यशोधर ने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक से कर्ज लेकर के किया और वहीं आज उनका धूमधाम से विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की नमकीन, 4 तरह की मिठाई, फल, कोल्ड ड्रिंक्स आदि सब मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और जो उनका गिरीश था वो भी उनका क्या था, दूर का साला था और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। उन्होंने कहा मैंने पहले ही आपके दफ्तर फ़ोन किया था लेकिन आपका फ़ोन लगा ही नहीं। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। और मैंने कहा भूषण को बताया और तुरंत भूषण ने कहा आ जाओ पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। उन्होंने कहा कि मुझे भी चाहिए था कि मैं किसी बहाने से अपने बॉस को बुलाऊं। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। और कौन था वो? चचेरा भाई था। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। तो यानी कि उनको अपना साला भी क्या है, दिखावटी व्यवहार वाला ज़्यादा प्रतीत होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया। वो जानते हैं कि इसी ने जो है भूषण को ये नई नई आधुनिक परंपराओं में शामिल किया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी परस बढ़ती है। यदि अपनी पत्नी से कभी ऐसा कह देते हैं तो वह बरस पड़ती है। ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया और वे तरफदारी करते हैं कि तुम्हारी तो बेटे की ज़िंदगी भी बना दी उसने, तुम क्या तो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों को यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर YD पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद या जताने की कोशिश की। भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। उन्होंने जैसे ही उनका बेटे ने परिचय कराया तो उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में कहा मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उन्होंने कहा थैंक यू और कहकर उन्होंने दिया क्या किया, अपना परिचय दिया। YD पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर, अपना इंट्रोडक्शन दिया अंग्रेजी भाषा में। कि ऐसा नहीं कि वो कुमाऊनी संस्कार से तो पूर्ण थे लेकिन वह अंग्रेजी भाषा और बड़े अधिकारियों के समक्ष किस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है उसमें भी वह पूर्णतः समर्थ थे। कि संधा कहा करते थे आना सबको चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरे। उन्होंने कहा बिल्कुल सबको आना चाहिए और सीखना भी चाहिए हर लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। लेकिन अपना जो संस्कार है उनको कभी छोड़ना नहीं हुआ। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन जो कुर्ता पैजामा है, धोती कुर्ता है, वह हमारी क्या है, पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। उन्होंने कहा कि यशोधर बाबू जो है पत्नी के साथ केक काटें क्योंकि यह भी परंपरा है। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा और वह पहले हिचकिचाई कि कैसे केक काटें क्योंकि पहले कभी काटा नहीं था। लेकिन बेटी ने कहा और तुरंत चली गई और पति को भी बुलाया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम है। उनको लगा ये तो बच्चों की बात है। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। बेटी लेकिन उनको खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। उन्होंने कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। फिर भी केक काट दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट कैमरे में कैद कर ली। तुरंत गिरीश ने क्या कर ली, एक फ़ोटो खींच ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। उनसे कहा कि एक दूसरे का मुंह मीठा करें और यही होता है, आपने देखा। लेकिन पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। पत्नी ने तो खा लिया लेकिन यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि केक नहीं खाता हूँ लेकिन उनको याद दिलाया गया क्यों, अभी तक तो आप खाते थे, मांसाहारी थे। एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा। लेकिन वह नहीं माने। उनसे कहा कि एक टुकड़ा खा लो क्या होगा, लेकिन वो नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। उनसे कहा गया कि चलो लड्डू ही खा लो। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया। भूषण के मित्र ने कहा कि आपको
अंकल जी मैं खिलाता हूँ, खिलाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने नहीं खाया। लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी नहीं हुए, वे राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक पूजा नहीं की है, मैं बिना पूजा किए मुंह में कुछ भी नहीं रखता हूँ। इस पर भूषण ने झुझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। उन्होंने कहा जल्दी जाइए और संध्या करो, कब तक हम लोग रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। उन्होंने कहा यस आप लीजिए, इसमें कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर की ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उन्होंने जो है जानबूझ के इतनी देर लगा दी कि आधे से ज़्यादा मेहमान उनके चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। और पत्नी बच्चे बीच बीच में आते और कहते कि जल्दी करो, मेहमान जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब तक यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। और यहाँ तक कि जहाँ 15 मिनट वो पूजा करते थे उस दिन 25 मिनट की पूजा हो गई और जब तक आवाज़ आती रही वो ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। वे चाहते थे कि वो ध्यान लगे, एक नीला बिंदु, कोई ज्योति दिखाई दे, लेकिन उनको बार बार किशनदा ही याद आ रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। और उनका ध्यान पूरी तरह क्या था, किशनदा पर था। और वो जैसे मन ही मन ये पूछ रहे थे तो आप कैसे मरे जो हुआ होगा से। किशनदा कह रहे थे, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने अनुरूप उनसे पूछा कि आपकी मृत्यु किस कारण से हुई। उन्होंने बताया कि सबसे भाऊ माने छोटे बच्चे, छोटे भाई, क्योंकि यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है जाने जो हुआ होगा से ही होती है, चाहे कोई अपना कई हो कितने ही हो, पर मृत्यु का पता नहीं चल पाता है। दुनिया में क्या है, अकेला आना है, अकेला जाना है, बस अपना दुनिया में यदि कुछ है तो वो अपना नियम। उधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से उनका रूप था कि वे क्या करते थे, पाजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनते थे, सिर पर गोल विलायती टोपी पहनते थे, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में एक डंडा रखते थे कि घूमते समय कहीं कुत्ते आ गए तो उनसे बचाव करने के लिए। इस कारण से उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए ध्यान की मुद्रा में। उनका विरोध करने के लिए उन्हें नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और प्रकार से बात समझ में आ जाए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। आपने और एक बात और है कि हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी और उनका स्वागत किया जाता था किशनदा का। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वह चाय कैसी। किसका, किशनदा का, कि उनको गर्म चाय पसंद थी। चाय सुलगते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। उनकी बात चलती थी, वे प्रश्न करते थे और जो है उनसे पूछते थे। वो प्रवचन करते रहते थे किशनदा और वे अपनी शंकाएं पूछते रहते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। और वे चाहते हैं कि आज भी मैं किशनदा से पूछूं और वे मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार का व्यवहार बेटे और मेरे घर परिवार के लोग कर रहे हैं, मैं किस प्रकार से उनके साथ दूं, किस प्रकार से उनका साथ दूं। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। उनको लगा कि किशनदा तो अकेलेपन पर ही कहते हैं कि अपना काम अकेले करता रहो, दूसरे पर ज़्यादा ध्यान ना दो। यही बात उनको आज भी महसूस हुई। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन अकेला ही, इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, यह सब जो है भूषण, ये माया है, ना किसी की कोई बीवी होती है, ना कोई बच्चे होते हैं, सब माया का प्रभाव है। और ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है, किसी दिन यह भी अपना आपको अकेला और असहाय महसूस करेगा जितना कि तू आज कर रहा है। यानी कि कौन,
मन ही मन किसंदा उनको बता रहे हैं। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। उन्होंने कहा कि क्या हो गया तुमको, कहाँ, तुम तो कह रहे थे पूजा करके आता हूँ, लेकिन तुम तो आज पूरा पूजा में ही बैठने का इरादा है। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? और उठे और तुरंत दबे स्वर में पूछा कि मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने कहा अभी कुछ चले गए हैं, कुछ अभी शेष हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है, उन्होंने जानना चाहा कि अभी कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे। और उन्होंने पूछा कि केवल कोई नहीं है, बाहर का कोई नहीं, केवल रिश्तेदार हैं। तो वही जो गमछा वो पहनकर पूजा करते थे उसी को पहनकर वे बाहर चले गए। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किसंदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। और यह जो गमछा पहने हुए थे वह भी उनकी आदत की थी, किसंदा की थी, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को, बच्चों को, पत्नी को यह गमछा पहनना उनका अच्छा नहीं लगता था। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, सभी गए, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, यह बात पूछी कि सब लोग गए, पार्टी ओवर हो गई, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? मजाक। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए और इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, लोग चले गए इसका मतलब ये नहीं कि आप गमछा पहनकर ही बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट, आपकी लिमिट होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। बेटी, हम जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। उन्होंने कहा हमको भी बेटा जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, हमको ये जीन्स पहनकर तो सज आती नहीं। यानी कि उन्होंने अपनी बेटी पर भी क्या कटाक्ष किया। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि मेज पर कुछ पैकेट रखे थे। बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। उन्होंने देखा कि ये तो, उनका पापा ये तो जो है आपके लिए क्या है, सब उपहार हैं, ये सब तोहफे आप लोगों के लिए हैं, इसको खोलो ना। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट? उन्होंने कहा इस उम्र में क्या प्रेजेंट, उपहार चाहिए हमें, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी है। उन्होंने कहा तुम खोलो और तुम ही लोग इस्तेमाल करो, हमें कौन सी आवश्यकता है। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए। उन्होंने कहा, भूषण ने सबसे बड़ा जो पैकेट था उसे उठाया और उनसे कहा कि इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। और उसने कहा, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। उन्होंने कहा यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, सजावटी गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। उन्होंने कहा रोज़ सुबह आप दूध लेने जाते हो और जो फटा फुल वहाँ का जो आपका जो वस्त्र है वह जो है पहनकर चले जाते हो और वो मुझे बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। और उन्होंने कहा कि अब आप इसे ऊनी गाउन को पहन करके जाया करो। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। और उनके बाद क्या करती, जो बेटी थी वो क्या थी, उनके पाजामा कुर्ता उठा लाए और उन्होंने कहा कि इसको पहनकर दिखाओ। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। जब थोड़ा मना किया लेकिन फिर उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने पहन लिया। गाउन का सस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने पहना और कसते हुए कहा, अच्छा यह होता है ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। उन्होंने जब ऐसा कहा तो हल्का सा उनकी आंखों में एक पानी की बूंद ढुलक आई। कारण यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा। उन्होंने देखा, उनको यह बात बड़ी बुरी लगी कि बेटा कह रहा है कि इस ड्रेसिंग गाउन को पहनकर आप दूध लेने जाया करो, बल्कि यह नहीं कह रहा है कि दूध आप मत लाया करो, मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से होगी। या उनको यह समझ में नहीं आया कहीं इस गाउन में वह किसंदा तो नहीं बन गए, अर्थात किसंदा भी उसी प्रकार का गाउन पहना करते थे। तो आपने देखा तो किस प्रकार से यह एक मर्मस्पर्शी व्यंग्यात्मकता का सहारा लेती हुई वास्तविकता और पीढ़ियों के अंतराल, पीढ़ियों की दूरियों, पीढ़ियों के गैप को भरने, पीढ़ियों के अंतराल की वार्ता विषयों पर प्रकाश डालती है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस प्रकार से हमें झकझोर जाती है। जीवन की कई वास्तविकताएं, पिता पुत्र के संबंध, पिता की इच्छाएं, पत्नी का सहयोग, पुत्रों का पिता के साथ सहयोगात्मक व्यवहार का न होना, और
किसी भी प्रकार से उनके अनुभवों को महत्व न देने की बात को प्रकट करती है, जो यदि वास्तव में देखा जाए तो कहीं न कहीं एक सोचने का गंभीर विषय है। हमें हर हाल में अपने माता पिता, बच्चों को अपने माता पिता, एक पत्नी को अपने पति से हमेशा सहयोग का बर्ताव करना चाहिए, जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार से दुख ना हो और वे अपने जीवन को खुशी खुशी जीने हेतु अभिप्रेरित हो सकें और वे इस संसार में खुशी खुशी अपने अस्तित्व को महसूस कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस सिल्वर वेडिंग पाठ के माध्यम से इस आज के संदर्भ में उपस्थित एवं अनिवार्य मूल्यों को आत्मसात करने हेतु समझ गए होंगे और वे इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को वास्तविकता एवं प्रतिष्ठा दिलाकर अपने परिवार की खुशी के साथ ही अपने बड़ों के आशीर्वाद से सदैव अपने आप को कृतार्थ कर सकेंगे। इसी आशा से आप सभी विद्यार्थियों को पुनः धन्यवाद